मैं हूँ हदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग आर्डर 5 के रूल 1 से लेके 8 तक कवर करेंगे। अब आर्डर 5 डील करता है इशू ऑफ समन से और सर्विस ऑफ समन से। आज हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे जो कि इशू ऑफ समन से डील करता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि समन्स इशू करने के पीछे क्या प्रिंसिपल है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्यों समन्स इशू किए जाते हैं, कोर्ट कब डिफेंडेंट को समन इशू करती है। उसके बाद अगर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर एक पर्सन रिजाइड नहीं करता लेकिन कोर्ट ने उसको इन पर्सन कोर्ट में बुलाना है, समन्स करने हैं, तो फिर कोर्ट क्या करेगी। उसके बाद कितनी टाइप्स के समन्स कोर्ट इशू कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो पहले इसका ऑब्जेक्ट देखते हैं, उसके बाद इन रूल्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इसका ऑब्जेक्ट या फिर पर्पस क्या है। इट इज़ अ वेल नोन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर डी अल्ट्रम पार्टम दैट नो पर्सन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। अब इस प्रिंसिपल को आप सब ने सुना होगा। ये प्रिंसिपल है कि कोई भी पर्सन है उसके अगेंस्ट तब तक कोई डिसीजन पास नहीं किया जा सकता जब तक उसको एक अपॉर्चुनिटी ना दी जाए, जब तक दूसरे पर्सन को सुन ना लिया जाए तब तक उसके अगेंस्ट एक्स पार्टी डिसीजन नहीं किया जा सकता। तो यही मेन प्रिंसिपल है समन्स इशू करने के पीछे। द पर्पस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द समन्स इज टू इन्फॉर्म द डिफेंडेंट अबाउट द सूट फाइल्ड अगेंस्ट हिम सो दैट ही कैन अपीयर बिफोर द कोर्ट एंड आंसर द प्लेंटिव्स क्लेम। ताकि जो डिफेंडेंट है उसको थ्रू समन्स इन्फॉर्म किया जा सके कि उसके अगेंस्ट प्लेंटिफ ने ये सूट फाइल किया है, ताकि वो कोर्ट में आए और आके अपीयर होके प्लेंटिफ के क्लेम का आंसर कर सके, जो उसके अगेंस्ट सूट फाइल हुआ है उसको डिफेंड कर सके। तो ये मेन पर्पज़ है डिफेंडेंट को समन्स इशू करने का। अब रूल 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। रूल 1 में बताया गया कि कोर्ट जो है वो कब समन्स इशू करेगी। When a suit has been duly instituted, a summons may be issued to the defendant to appear and answer the claim on the day to be therein specified. अब इसमें सिंपल सी चीज़ है कि जब डिफेंडेंट के अगेंस्ट प्लेंटिव सूट फाइल करेगा तो फिर डिफेंडेंट को समन्स इशू किए जाएंगे और डिफेंडेंट को कहा जाएगा कि कोर्ट में आओ और आके अपीयर हो और आके प्लेंटिव के क्लेम का आंसर दो। और समन्स पे जो डेट फिक्स की जाएगी कि इस डेट को तुमने अपीयर होना है और आके इस सूट को डिफेंड करना है या फिर रिटन स्टेटमेंट देनी है, उस फिक्स्ड डेट पे कोर्ट में आएगा डिफेंडेंट और आके अपनी रिटन स्टेटमेंट देगा। अब इसके प्रोवाइजो में कह रहे हैं कि किस सूरत में जो डिफेंडेंट है उसको समन्स इशू नहीं किए जाएंगे। provided that no such summons shall be issued when the defendant has appeared at the presentation of the plaint and admitted the plaintiff's claim। अब अगर जब प्लेंटिव कोर्ट में अपीयर हुआ है और उसने आके अपना जो सूट है वो इंस्टीट्यूट किया है, अपनी प्लेंट अगर प्रेजेंट की है, तो उस टाइम पे अगर डिफेंडेंट कोर्ट में मौजूद है, डिफेंडेंट कोर्ट में आके अपीयर हो जाता है और आके जो प्लेंटिव का क्लेम है उसको एडमिट कर लेता है, डिफेंडेंट का एडमिशन आ जाता है, तो यहाँ पे फिर डिफेंडेंट को जो है वो समन्स करने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो खुद ही कोर्ट में अपीयर हो गया और उसने आके जो प्लेंटिफ का क्लेम है उसको भी एडमिट कर लिया है, तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं है डिफेंडेंट को समन्स इशू करने की। उसके बाद इसके क्लास 2 में कह रहे हैं कि जब डिफेंडेंट को समन्स इशू किए जाएंगे तो वो इन पर्सन भी अपीयर हो सकता है, अपने जो कौंसल है अपनी उसके थ्रू भी अपीयर हो सकता है। अब इसमें कह रहे हैं अ डिफेंडेंट टू होम अ समन्स हैज़ बीन इशूड अंडर सब रूल 1 मे अपीयर इन पर्सन। वो खुद भी कोर्ट में आके अपीयर हो सकता है जब उसको समन्स इशू किए जाते हैं, या फिर बाय अ प्लीडर ड्यूली इंस्ट्रक्टेड एंड एबल टू आंसर ऑल मटेरियल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द सूट। अब इसमें कह रहे हैं कि वो इन पर्सन भी अपीयर हो सकता है, अपने प्लीडर के थ्रू भी अपीयर हो सकता है, और उसके प्लीडर को केस के मटेरियल फैक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। अब इसके सी में कह रहे हैं बाय अ प्लीडर अकम्पनीड बाय सम पर्सन एबल टू आंसर ऑल सच क्वेश्चंस। अब हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ ली कि इन पर्सन भी अपीयर हो सकता है, अपने प्लीडर के थ्रू भी अपीयर हो सकता है, और प्लीडर के थ्रू अपीयर हो सकता है अपने प्लीडर के साथ किसी ऐसे पर्सन को भेज सकता है कोर्ट में अपनी जगह पे, जो पर्सन उस केस के तमाम फैक्ट्स के बारे में जानता होगा। जैसे हम लोगों ने देखा होगा, अक्सर आपने कोर्ट में देखा होगा
कि डिफेंडेंट के अगेंस्ट जब सूट फाइल किया जाता है तो डिफेंडेंट की जगह पे उसका भाई या फिर उसका कोई दोस्त वगैरह या उसका फादर वगैरह कोर्ट में अपीयर हो जाता है कौंसल के साथ। तो ये क्लास सी में ये कह रहे हैं कि अगर वो खुद अपीयर नहीं हो सकता तो उसका अगर प्लीडर अपीयर होता है तो वो साथ किसी ऐसे पर्सन को भेज सकता है, किसी ऐसे पर्सन के बिहाफ पे सॉरी कोई ऐसा पर्सन जो है वो उसके बिहाफ पे अपीयर हो सकता है जिसको केस के बारे में नॉलेज होगा। अब इसके क्लास सी में कह रहे हैं एवरी सच समन्स शैल बी साइंड बाय द जज ऑन सच ऑफिसर एज ही अपॉइंट्स। अब इसमें कह रहे हैं कि जब कोर्ट समन्स इशू करेगी तो कोर्ट उस पे जो जज होगा वो अपने सिग्नेचर करेगा। अगर जज अवेलेबल नहीं है तो उस टाइम पे जो भी ऑफिसर है जो कोर्ट ने अपॉइंट किया हुआ है वो उस पे सिग्नेचर करेगा, कोर्ट की स्टैंप लगेगी उस पे। अब इसके रूल 2 में कह रहे हैं कॉपी ऑफ स्टेटमेंट अनेक्स्ड टू द समन्स, कि समन्स के साथ साथ और कौन सी कॉपी अटैच की जाएगी और फिर डिफेंडेंट को समन्स सर्व किए जाएंगे। तो इसमें सिंपल से चीज़ बताई गई है इस रूल 2 में, जब भी समन्स इशू किए जाएंगे डिफेंडेंट को तो जो प्लेंट होगी उसकी कॉपी भी साथ लगाई जाएगी ताकि डिफेंडेंट को पता चल सके कि मेरे अगेंस्ट ये सूट फाइल हुआ है। उसके साथ साथ जो प्लेंटिफ ने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अटैच किए होंगे प्लेंट के साथ उनकी कॉपी अटैच की जाएगी समन्स के साथ, और जो लिस्ट अटैच की होगी प्लेंटिफ ने आर्डर 7 रूल 14 के अंडर उस लिस्ट की कॉपी भी समन्स के साथ अटैच की जाएगी और फिर ये सारी चीज़ें समन्स के साथ डिफेंडेंट को सर्व की जाएंगी। अब ये जो लिस्ट होती है आर्डर 7 रूल 14 सब क्लास 2 के अंदर, अब जो डॉक्यूमेंट्स जो डिफेंडेंट है उसकी पोजेशन में है वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसने प्लेंट के साथ अटैच करने होते हैं। लेकिन ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिन पे डिफेंडेंट रिलाई तो कर रहा है लेकिन वो अभी उसकी पोजेशन में नहीं है, लेकिन अगर वो इन फ्यूचर कोर्ट में उन डॉक्यूमेंट को पेश करना चाहता है तो फिर वो उन डॉक्यूमेंट को इस लिस्ट में मेंशन करता है जो आर्डर 7 रूल 14 के अंदर लिस्ट है, उस लिस्ट में मेंशन करता है कि इन डॉक्यूमेंट्स को मैं इन फ्यूचर जो है वो कोर्ट में पेश करूंगा, अभी ये मेरी पोजेशन में नहीं है। तो इस रूल 2 में कह रहे हैं कि ये जो लिस्ट होगी इसकी कॉपी भी समन्स के साथ अटैच की जाएगी और डिफेंडेंट को सर्व किए जाएंगे फिर समन्स। अब रूल 3 में कह रहे हैं कोर्ट में आर्डर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ टू अपीयर इन पर्सन। अब रूल 3 में कोर्ट आर्डर पास कर सकती है प्लेंटिफ को या फिर डिफेंडेंट को कि वो कोर्ट में इन पर्सन अपीयर हो। अब रूल 1 में हम लोगों ने देखा था कि जो डिफेंडेंट है वो इन पर्सन भी अपीयर हो सकता है, अपने प्लीडर के थ्रू भी अपीयर हो सकता है। तो यहाँ पे रूल 3 में कह रहे हैं कि अगर कोर्ट नेसेसरी समझती है तो वो ऑर्डर पास कर सकती है कि जो डिफेंडेंट है वो थ्रू प्लीडर अपीयर होने की बजाय इन पर्सन अपीयर हो। तो इसमें क्लास 1 में कह रहे हैं वेयर द कोर्ट सीज रीजन टू रिक्वायर द पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट द समन्स शैल ऑर्डर हिम टू अपीयर इन पर्सन इन द कोर्ट ऑन द डे देयर इन स्पेसिफाइड। तो सिंपल सी चीज़, जब कोर्ट रिक्वायर करेगी डिफेंडेंट की पर्सनल अपीयरेंस कि वो खुद कोर्ट में आके अपीयर हो तो कोर्ट जो समन्स इशू करेगी उन समन्स में मेंशन करेगी कि वो इन जो डिफेंडेंट है उसने इन पर्सन अपीयर होना है। अब क्लास 2 में कह रहे हैं वेयर द कोर्ट सीज रीजन टू रिक्वायर द पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द प्लेंटिफ ऑन द सेम डे इट शैल मेक एन ऑर्डर फॉर सच अपीयरेंस। अब अगर जो प्लेंटिफ है इन पर्सन कोर्ट में अपीयर हो तो फिर जो कोर्ट ने डेट फिक्स की होगी डिफेंडेंट की पर्सनल अपीयरेंस के लिए, अगर उसी डेट पे कोर्ट ने प्लेंटिफ को भी इन पर्सन कोर्ट में बुलाना है तो फिर कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास करेगी कि प्लेंटिफ भी कोर्ट में इन पर्सन अपीयर हो। रूल 4 में कह रहे हैं अब ये जो रूल 4 है ये रूल 3 की एक्सेप्शन है। रूल 3 में हम लोगों ने देखा है कि कोर्ट अगर ज़रूरी समझती है तो वो ऑर्डर पास करेगी, प्लेंटिफ को इन पर्सन बुलाएगी या फिर डिफेंडेंट को भी इन पर्सन कोर्ट में बुला सकती है। अब इसमें एक्सेप्शन बताई गई है रूल 4 में कि किस सूरत में कोर्ट इन पर्सन बुलाने का ऑर्डर पास नहीं करेगी। अब नो पार्टी टू बी ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन अनलेस रेजिडेंट विद इन सर्टन लिमिट्स। नो पार्टी शैल बी ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन अनलेस ही रिसाइड्स विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब इसमें कह रहे हैं
कि किसी भी पार्टी को तब तक आर्डर पास नहीं किया जाएगा कि वो इन पर्सन कोर्ट में अपीयर हो जब तक कि वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर रिजाइड नहीं करती होगी। अगर वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर रिजाइड करती है तो फिर ही कोर्ट जो है वो आर्डर पास करेगी कि वो इन पर्सन कोर्ट में अपीयर हो। अगर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर रिजाइड नहीं करती तो फिर कोर्ट आर्डर पास नहीं करेगी उसे इन पर्सन बुलाने का। क्लास बी में दूसरी एक्सेप्शन बताई गई है कि अगर कोई पार्टी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर रिजाइड नहीं भी करती फिर भी कोर्ट उसको आर्डर पास कर सकती है कि वो इन पर्सन कोर्ट में अपीयर हो। अब ये किस कंडीशन में होगा, इसमें क्लास बी में बताया गया है कि अगर जहाँ पे अगर एक पार्टी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर रिजाइड नहीं करती लेकिन जहाँ पे रिजाइड करती है उस प्लेस का और जहाँ पे कोर्ट है उसका जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है इन प्लेसेस के दरमियान, अगर वो 50 माइल से कम है या फिर 200 माइल से कम है और वहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी है जहाँ पे डिफेंडेंट रिजाइड करता है और जहाँ पे कोर्ट है, तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है, जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट में इजीली अपीयर हो सकता है इन पर्सन, तो वहाँ पे कोर्ट जो है वो इस डिस्टेंस को देखते हुए आर्डर पास कर सकती है उस पार्टी की पर्सनल अपीयरेंस के लिए। अब जो अगला रूल है रूल 5, उसमें बताई गई हैं टाइप्स के कोर्ट कितनी टाइप्स के समन्स जो है वो इशू कर सकती है। इसमें कह रहे हैं समन्स टू बी ईदर टू सेटल इश्यूज और फाइनल डिस्पोजल। अब दो तरह के समन्स कोर्ट इशू कर सकती है, एक सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए और एक फाइनल डिस्पोजल के लिए। अब कोर्ट जब समन्स इशू करेगी तो फिर कोर्ट डिटर्मन करेगी कि क्या जो कोर्ट समन इशू कर रही है वो फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस के लिए इशू कर रही है या फिर वो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए कर रही है। अब सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए समन्स कब इशू किए जाते हैं और फाइनल डिस्पोजल ऑफ केस के लिए कोर्ट कब समन्स इशू करती है, इन दोनों चीज़ों को समझते हैं। तो जब कोर्ट में एक सिविल सूट फाइल होता है तो इश्यूज फ्रेम करने से पहले जब कोर्ट जो है वो समन्स करती है डिफेंडेंट को कि वो कोर्ट में आए और आके रिटन स्टेटमेंट अपनी सबमिट करवाए और प्लेंटिफ के क्लेम का आंसर दे, तो वो जो समन्स होते हैं इशू किए जाते हैं उन समन्स को कहेंगे कि ये सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए समन्स इशू किए गए हैं। लेकिन जो डिस्पोजल ऑफ केस के लिए समन्स इशू किए जाते हैं ये मोस्टली जब एक सूट का कोर्ट ने समरी ट्रायल कंडक्ट करना होता है तो उस केस में कोर्ट जो है वो डायरेक्टली फाइनल डिस्पोजल ऑफ केस के लिए समन्स इशू करती है डिफेंडेंट को। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। अब इस रूल 5 में कह रहे हैं द कोर्ट शैल डिटर्मन एट द टाइम ऑफ इशूइंग द समन्स whether it shall be for the settlement of issues only or for the final disposal of the case and shall summons and the summons shall contain a direction accordingly। तो जो चीज़ मैंने पहले आप लोगों से डिस्कस की है कि जब कोर्ट समन्स इशू करेगी तो उस टाइम पे कोर्ट ये डिटर्मन करेगी कि ये जो मैं समन्स इशू कर रहा हूँ ये फाइनल डिस्पोजल ऑफ केस के लिए है या फिर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए समन्स इशू किए जा रहे हैं, तो ये कोर्ट ने पहले डिटर्मन करना होता है, फिर कोर्ट उसके अकॉर्डिंग उन समन्स पे डायरेक्शंस इशू करेगी। अब इसके प्रोवाइजो में कह रहे हैं कि जो कोर्ट ऑफ स्मॉल काजीज हैं ये अगर किसी केस को सुनती हैं तो इन्होंने अगर किसी पार्टी को डिफेंडेंट को समन्स इशू करने हैं तो ये सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए समन्स इशू नहीं करेंगी बल्कि ये फाइनल डिस्पोजल ऑफ अ केस के लिए समन्स इशू करेंगी। अब इसके क्लास 2 में कह रहे हैं व्हेन द समन्स आर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज the court shall state that the defendant may present a written statement of his defense before the day fixed for his appearance। अब इसमें कह रहे हैं कि अगर कोर्ट जहाँ पे सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए समन्स इशू करती है तो वहाँ पे कोर्ट उन समन्स में डायरेक्शन इशू कर सकती है कि जो डिफेंडेंट है जो उसकी अपीयरेंस की डेट फिक्स की गई है उस डेट से पहले भी वो कोर्ट में आके अपनी रिटन स्टेटमेंट सबमिट करवा सकता है। अब इसके रूल 6 में कह रहे हैं फिक्सिंग डे फॉर अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट के जो जब कोर्ट समन्स इशू करेगी तो किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट एक डेट फिक्स करेगी डिफेंडेंट की अपीयरेंस के लिए। द डे फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट शैल बी फिक्स्ड विद रेफरेंस टू द करंट बिजनेस ऑफ द कोर्ट, द प्लेस ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द डिफेंडेंट एंड द टाइम नेसेसरी फॉर द सर्विस ऑफ द समन्स। अब कोर्ट ने कौन कौन सी चीज़ें कंसीडर करनी है समन्स इशू करने से पहले।
कोर्ट जब समन्स इशू करेगी, जब कोर्ट ने डेट फिक्स करनी है कि इस डेट को डिफेंडेंट ने अपीयर होना है कोर्ट में और आके रिटन स्टेटमेंट सबमिट करवानी है, तो उस डेट को फिक्स करने से पहले कोर्ट ये चीज़ देखेगी कि जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस है डिफेंडेंट की वो कहाँ पे है, उसके बाद कितना टाइम लगेगा ये समन्स उसको सर्व होने में। उसके बाद ही कोर्ट ये डेट फिक्स करेगी और कोर्ट जो है वो सफिशिएंट टाइम अलाउ करेगी डिफेंडेंट को, ताकि जब उसको समन्स सर्व किए जाएं तो उसके बाद उसके पास सफिशिएंट टाइम हो ताकि वो कोर्ट में आए, अपेयर हो और आके अपनी रिटन स्टेटमेंट सबमिट करवा सके उस डेट पे जो डेट कोर्ट ने फिक्स की है। फॉर एग्जांपल अगर कोर्ट जो है वो जब समन्स इशू करती है और उसके अगले दिन कोर्ट जो है वो डिफेंडेंट को फॉर एग्जांपल जो समन्स इशू कर रही है उस पर 2 दिन की डेट डाल रही है, लेकिन जो डिफेंडेंट है वो फॉर एग्जांपल आउट ऑफ सिटी रहता है, उसको समन्स सर्व होने में 2 दिन लग जाने हैं या 3 दिन लग जाने हैं, तो वो कोर्ट में इजीली अपीयर नहीं हो सकता जो कोर्ट ने डेट फिक्स की है उस पे और आके जो है वो रिटन स्टेटमेंट नहीं सबमिट करवा सकता। तो इस रूल 6 का बेसिक जो पर्पज़ है वो यही है कि कोर्ट जो है वो ये प्लेस ऑफ रेजिडेंस डिफेंडेंट की कंसीडर करते हुए और जो जितना टाइम नेसेसरी है समन्स सर्व होने में वो सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए जो डिफेंडेंट की अपीयरेंस की डेट है वो फिक्स करेगी। अब रूल 7 में कह रहे हैं समन्स टू ऑर्डर डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स रिलाइड ऑन बाय हिम। अब कोर्ट जब समन्स इशू करेगी डिफेंडेंट को तो उन समन्स में कोर्ट डायरेक्शन इशू करेगी कि जो जो तुम्हारे पोजेशन में डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पे तुम रिलाई करते हो वो कोर्ट में प्रोड्यूस करो, और जिन डॉक्यूमेंट पे तुम रिलाई करते हो लेकिन तुम्हारी पोजेशन में नहीं है लेकिन इन फ्यूचर तुम कोर्ट में वो पेश करोगे, तो उन डॉक्यूमेंट को अपनी लिस्ट में मेंशन करो। जो हम लोगों ने पीछे लिस्ट देखी है आर्डर 7 रूल 14 सब क्लास 2 के अंदर जो लिस्ट प्रिपेयर करता है प्लेंटिफ, वही लिस्ट डिफेंडेंट भी प्रिपेयर करता है जब उसके पोजेशन में कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता लेकिन वो उस डॉक्यूमेंट पे रिलाई करता है, वो इन फ्यूचर अपने सूट को डिफेंड करने में वो डॉक्यूमेंट पेश करना चाहता है, तो फिर वो उस लिस्ट में उसने डॉक्यूमेंट को मेंशन करना होता है। तो इस रूल 7 में कह रहे हैं कि जब कोर्ट समन्स इशू करेगी तो फिर साथ कोर्ट डायरेक्शन भी ये इशू करेगी कि जो तुम्हारी पोजेशन में डॉक्यूमेंट है वो पेश कर दो और जो तुम्हारी पोजेशन में नहीं है उसको उस लिस्ट में मेंशन करके रिटन स्टेटमेंट के साथ वो लिस्ट अटैच कर दो। अब इसके रूल 8 में कह रहे हैं ऑन इशू ऑफ समन्स फॉर फाइनल डिस्पोजल डिफेंडेंट टू बी डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस हिज विटनेसेस। अब जब फाइनल डिस्पोजल ऑफ केस के लिए समन्स इशू किए जाएंगे तो उन समन्स में कोर्ट जो है वो डायरेक्शन इशू करेगी डिफेंडेंट को कि जो विटनेसेस हैं जितने भी तुम्हारे विटनेसेस हैं वो कोर्ट में प्रोड्यूस करो। तो ये आर्डर 5 का फर्स्ट पार्ट था जो कि इशू ऑफ समन्स से रिलेटेड था। इसका जो सेकंड पार्ट है उसका जो मेन क्वेश्चन है मोड्स ऑफ सर्विस ऑफ समन्स, उसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके बाद मैं डिफरेंट सिचुएशंस जो बताई गई हैं आर्डर 5 में डिफरेंट रूल्स में वो सिचुएशंस डिस्कस करूँगी जिनमें डिफरेंट सिचुएशंस में डिफेंडेंट को कैसे समन्स सर्व किए जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया। थैंक यू।